अधिकार, राइट्स। अधिकारों की चर्चा होते ही हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प जैसी भावना का उत्पन्न होता है कि मैं मेरा अधिकार लेकर रहूँगा, या मुझे अधिकार है, या फिर मुझे आपको ये कहने का अधिकार है, या आपको ये मुझे कहने का अधिकार है, या फिर मेरा किसी पर अधिकार है, मेरी इस वस्तु पर अधिकार है। मतलब अधिकार जताना हर किसी व्यक्ति के प्रवृत्तियों में शामिल होता है। तो आइए जानते हैं आज अधिकार के बारे में। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी परिस्थितियां और अवसर है जिससे उसे आत्मविकास में सहायता मिलती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अधिकार की परिभाषाएं देखें तो हैरल्ड जे लॉस्की के अनुसार देखते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता। अर्नेस्ट बॉर्कर के अनुसार देखें तो अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिसके राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में केवल स्वतंत्र जनों को नागरिक अधिकार प्राप्त थे और वहां दासों तथा स्त्रियों और अन्य देशियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, जैसा अरस्तु ने भी कहा था। क्योंकि अरस्तु उन्हें नागरिक मानता था जो राज्य के कामों में अपना योगदान देते थे, और स्त्रियों को और दासों को नागरिक और विदेशियों को नागरिक नहीं मानता था, वहाँ दास प्रथा का समर्थन करता था। जाहिर है ऐसी अधिकार व्यवस्था न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। हम देखते हैं नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार में हम देखते हैं कि नकारात्मक अधिकार व्यक्ति की गतिविधियों पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता, जैसे कि स्वतंत्रता में भी होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता, तो वही इसमें नकारात्मक अधिकार इसमें आ जाते हैं। सकारात्मक में देखते हैं कि राज्य की ओर से व्यक्तिगत विकास के लिए की गई व्यवस्थाओं को जोड़ा जाता है, मतलब राज्य का हस्तक्षेप इसमें होता है। नकारात्मक अधिकार विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, मतलब इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप से स्वतंत्र है, यह हमें अधिकार है बोलने का। रोजगार तथा कानूनी सहायता का अधिकार सकारात्मक अधिकार में शामिल होता है। नकारात्मक अधिकार पूंजीवाद राज्य पर बल देता है, जबकि सकारात्मक अधिकार जो होता है वो समाजवादी राज्य पर बल देता है। जैसे कि हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी किसको बढ़ावा देती है, पूंजीवाद को, है ना, और ये समाजवाद को सकारात्मक। अगर देखते हैं कल्याणकारी राज्य में नकारात्मक राज्यों के अधिकारों के साथ साथ सकारात्मक अधिकारों की भी व्यवस्था की जाती है। मतलब एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है। उदारवाद के जन्म से लेकर 300 साल के दौरान अधिकारों के अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार बांटा गया था। जैसे कि अधिकारों के सिद्धांत वैसे ही है, प्राकृतिक कानूनी अधिकार, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत, अधिकारों का हल्का उदारवादी सिद्धांत या अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोल की पुस्तक से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की पुस्तक से लिखा गया है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा पर उपस्थित थे, इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता था। इन अधिकारों का निर्माण राज्य ने नहीं किया, बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। मतलब राज्य को ही अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है ना। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को रखा जा सकता है, क्योंकि यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल है, न कि राज्य पर निर्भर है। ग्रीन हाउस कहते हैं कि प्रत्येक अधिकार का महत्व उससे सिद्ध होने वाले प्रयोजनों में निहित होना चाहिए। मतलब किस प्रकार के प्रयोजन है उस प्रकार से उसमें शामिल होने चाहिए, जिन्हें समाज अच्छा मानता है। प्राकृतिक अधिकारों के साथ कुछ कठिनाइयाँ भी जुड़ी है। जी.डी. रिची कहते हैं कि प्राकृतिक शब्द की परिभाषा देना बहुत कठिन है। मतलब किस प्रकार से प्राकृतिक है, कौन क्या प्राकृतिक है ना। प्राकृतिक शब्द को वास्तव में अपना या कृत्रिम, मतलब कि वास्तविक रूप से प्राकृतिक रूप में अपना या उसे कृत्रिम का उल्टा माना जाए कि इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर आदिकालीन माना जाए, तो एक प्रकार से मतभेद है। जब प्राकृतिक शब्द का अर्थ ही निश्चित नहीं, तो प्राकृतिक अधिकारों की उचित व्याख्या भी नहीं हो सकती। सही बात है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की खूबी यह है कि यदि कोई वर्ग कानून और व्यवस्था के भीतर अपने साथ अन्याय होते देखता है, तो वह प्राकृतिक अधिकारों का हवाला लेकर उसके अन्याय के विरुद्ध लोकमत तैयार कर सकता है। मतलब प्राकृतिक अधिकार वहाँ काम करते हैं, जैसे न्यायालय में कोई फंस गया है तो वह अपने एक प्रकार से यदि कानूनी तौर पर वह
उसमें ठीक नहीं है तो वह प्राकृतिक अधिकारों का वहाँ पे उपयोग करेगा कि नहीं साहब मुझे ये हो रहा है, ये वो, मतलब कि अपने हिसाब से उसमें अपने तर्क बैठाएगा। कानूनी अधिकार देखते हैं, इस सिद्धांत में अधिकार को राज्य की देन माना गया, मतलब राज्य इसको देता है। सभी अधिकारों के कानूनों से बंधे रहते हैं, सभी अधिकार देश के कानून से बंधे होते हैं। जब तक राज्य किसी अधिकार को मान्यता न दे तब तक उसे किसी भी तरीके से अधिकार नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का उल्टा है। जर्मी बेंथम कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाई। जर्मी बेंथम का कहना था कि कानून और अधिकार किसी भी वस्तु के मात्र दो पहलू है। ऐतिहासिक अधिकार देखते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास की देन है, मतलब इतिहास की देन अधिकार है। ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक एडमंड बर्क को माना जाता है। इस सिद्धांत की मुख्य त्रुटि यानी कि कमी यह है कि यह अधिकारों की चर्चा करते समय उचित अनुचित के प्रश्न को दूर रख देता है। प्राचीन समय की आवश्यक व्यवस्थाओं के फलस्वरूप अधिकारों की उत्पत्ति होती है। आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत देखते हैं जो नैतिकता से जुड़ा है। सभी अधिकारों का आधार होता है और न प्रकृति के कार्यों, न कानून, न प्रथा पर उसकी बुनियाद है। मतलब किसी प्रकार के बुनियादी प्रथा इन सब की प्रकृति पर यह आधारित नहीं है, यह नैतिकता पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना नैतिक महत्व होता है। ग्रीन के नैतिक अधिकारों में सिद्धांत का समर्थन किया और उसने कल्याणकारी राज्य के विचारों का समर्थन किया है। नैतिक सिद्धांत अपने अधिकारों की अवधारणा का आधार नैतिकता को बनाता है। नैतिक मानकों की रीति रिवाज तथा कानून से जुड़े ऊंचा स्थान दिया जाता है। ये मानवीय तर्क बुद्धि पर आश्रित है। नैतिक चेतना से प्रेरित होकर समाज में उपस्थित कुरीतियों तथा अनावश्यक रीति रिवाजों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत देखते हैं हम। अधिकारों की उत्पत्ति समाज से होती है, यानी समाज के कल्याणकार के लिए तो समाज से होगी। इस सिद्धांत का विकास सकारात्मक उदारवादियों ने अपने कल्याणकारी राज्य के सुझाव का समर्थन के लिए किया, जिसमें टी.एच. ग्रीन, जी.डी.एच. कॉल, एल.टी. हॉब्स, हैरोल्ड लॉस्की, अर्नेस्ट वॉकर इत्यादि शामिल है। हॉब्स के अनुसार कहते हैं सच्चे अधिकार सामाजिक कल्याण में सहायक होते हैं और विभिन्न अधिकारों की वैधता उसके द्वारा समाज के समरसतापूर्ण विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में शामिल होती है। लॉस्की के अनुसार क्या होता है, किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है, मतलब जिसकी वह व्यवस्था करता है। किसी भी कोई भी राज्य वह अधिकार देता है, उस हिसाब से व्यवस्था होती है। लॉस्की ने नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ सकारात्मक अधिकारों की व्यवस्था की है, उदारवादी और समाजवादी दोनों की। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। 20वीं सदी में उदारवाद की नई लहर उठी, जिसका नेतृत्व जॉन रॉल्स तथा रॉबर्ट नोजिक ने किया। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, रॉबर्ट नोजिक का भी है ना, तो इन दोनों का अलग अलग है। मतलब रॉबर्ट नोजिक ने जॉन रॉल्स के उसकी मतलब आलोचना भी की थी। जॉन रॉल्स सकारात्मक उदारवादी थे, लेकिन रॉबर्ट नोजिक नव उदारवादी परंपरा से थे। जॉन रॉल्स के पूंजीवादी व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए कल्याणकारी राज्य की वकालत की, लेकिन नोजिक ने मुक्त व्यापार पूंजीवाद के समर्थक थे। कौन? रॉबर्ट नोजिक। और रॉल्स ने अधिकार और न्याय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया। रॉबर्ट नोजिक ने संपत्ति के अधिकारों की धुर दक्षिणपंथी अवधारणा की वकालत की, है ना। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य के किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के आधार होते हैं। जैसे कि देखो, समाज दो तरीके से समाज बंटवारा होता है, एक तो प्रभुत्वशाली और प्रभावशाली। मतलब प्रभुत्वशाली मतलब डोमिनेंस, जो अपनी ताकतवर होते हैं, अमीर रिच वर्ग होता है जिनके पास पैसे होते हैं, और डिपेंडेंट वर्ग जो होता है वो एक प्रभुत्वशाली वर्ग पर टिका होता है, जैसे मजदूर वर्ग, है ना। तो अधिकार हमेशा राज्य के वर्ग चरित्र के साथ जुड़े रहते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई भी अधिकार तब तक प्राप्त होता है जब नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है। केवल अधिकार का होना समाज में अराजकता पैदा करता है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य दोनों प्रदान किए भारतीय संविधान द्वारा। क्योंकि केवल अधिकार दे दिए जाए तो व्यक्ति अधिकारों का गलत उपयोग करेगा, क्योंकि उसके पास तो कर्तव्य है ही नहीं। उसको इसलिए कर्तव्य भी दिए गए हैं कि कर्तव्य करें, अर्थात कुछ जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तिरंगे का सम्मान, ना राष्ट्रगान का सम्मान, और मतलब देश में ज़रूरत पड़े तो उसमें अपना सहयोग देना। इस प्रकार से कई मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए हैं। एक प्रकार से हालांकि ये बाद में जोड़े गए थे, लेकिन
उस प्रकार से इन्हें माना नहीं जाता। ये अपने आप पर वो होता है, इसको करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। वैसे ही राष्ट्रगान को गाने के लिए कोई बाध्य नहीं करते हैं, राष्ट्रगीत गाना चाहिए और यह व्यक्ति के उस पर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत।